बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं आपकी कोर्स टीचर हूँ हिना शरीफ। कोर्स आपका है फार्माकोग्नोसी 1A बेसिक। इसका कोर्स कोड है फार्म 415। ये सबसे पहला लेक्चर है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फार्माकोग्नोसी 1A बेसिक का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोग्नोसी 5 फार्मेसी के डिसिप्लिन में से एक है। जिस तरह फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, इसी तरह से पांचवा डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है, फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को या किसी टर्म को पढ़ने के लिए उसके नाम को देखना चाहिए। तो अगर हम फार्माकोग्नोसी के नेम को देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो फार्माकोग्नोसी का नाम था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर। ये नाम दो वर्ड्स को मिला के बना है, दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ फार्मा, ये ड्राइव हुआ है एक आपके ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है ड्रग। ड्रग मीन्स मेडिसन। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि एक आम मेडिसन और ड्रग में क्या फ़र्क है। और दूसरा इसका वर्ड जो ग्नोसी है ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ये ग्नोस्को, इसका मतलब है टू गेट नॉलेज ऑफ। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करें तो फार्माकोग्नोसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है, टू गेट और टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ अ ड्रग, ठीक है। फर्स्ट टाइम जॉन एडम शिमिट ने इसको यूज़ किया था इन 1811। फार्माकोग्नोसी टर्म को फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया। देन अगेन एक साइंटिस्ट ने यूज़ किया, C.A. सिडलर। उसने 1815 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और फर्स्ट टाइम इसने किस में इंट्रोड्यूस करवाया, जब उसने अपना PhD किया तो अपने थीसिस का जो टाइटल रखा उसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एनालिसिस की थी, टेस्टिंग की थी, किसकी, फार्माकोग्नोस्टिक ड्रग्स की। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो भी काम किया था PhD का वो किस पे था, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। तो उसके बाद से इस टर्म को ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। तो इस तरह से अगर हम इस स्लाइड को समराइज़ करें तो हम ये देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी फार्मेसी फील्ड के 5 डिपार्टमेंट में से एक है। और फर्स्ट टाइम इस नाम को इंट्रोड्यूस करवाया था 19th सेंचुरी में, जो कि दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फार्माकॉन, इसका मतलब है ड्रग, और गिग्नोस्को, जिसका मतलब है टू गेट नॉलेज ऑफ। कंबाइनली इट्स इज बेसिकली टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अ ड्रग। नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग रखना, किसी भी ड्रग की कंप्लीट नॉलेज को हासिल करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। और इन दो साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया। जॉन एडम शिमिट ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया 1811 में, और C.A. सिडलर ने अगेन यूज़ किया 1815। नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो आपके सिलेबस में, आपकी टायलर बुक में भी अवेलेबल है। फार्माकोग्नोसी इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द बायोलॉजिक, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है फार्माकोग्नोसी इज एन अप्लाइड साइंस, एनी साइंस विच इज़ अप्लाइड टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपकी सोसाइटी पे जो चीज़ अप्लाई होती है, ह्यूमन बींग्स तक या इंसानों तक जो चीज़ें पहुंचती हैं, वो कौन सी साइंस कहलाती है, अप्लाइड साइंस कहलाती है। तो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ड्रग्स को। और ड्रग्स किस लिए यूज़ होती है, ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे आप, एक अप्लाइड साइंस करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन पे अप्लाई होती है फॉर द क्योर ऑफ डिजीज़, उसके इलाज के लिए। एंड ये डील करती है, दैट डील्स विद द बायोलॉजिक। फर्स्ट इसमें ये बायोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम नेचुरल मेडिसिन को प्लांट यूज़ करते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो प्लांट ट्री है, छोटा प्लांट है, हर्ब है, कोई शर्ब है, उसके लीव्स बड़े हैं, छोटे हैं। तो सारे उसके बायोलॉजिकल फीचर्स को भी स्टडी किया जाता है ताकि हम एग्जैक्टली प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकें जिससे हमने मेडिसिन लेनी है। तो हम उसकी कंप्लीट बायोलॉजिकल स्टडी भी करते हैं। बायोकेमिकल स्टडी, क्योंकि हम उसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर मेडिसिनल पावर होगी। तो बायोकेमिकल स्टडी भी की जाती है कि वो वाले मेडिसिनल कंपाउंड्स जिनके अंदर पावर होती है वो किस तरीके से बनते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बायोकेमिकल स्टडी भी इसमें इंक्लूडेड है।
एंड इकोनॉमिक फीचर, आप उसको किस तरह से कमर्शियल करेंगे, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ उसकी मार्केट है, उसको भी स्टडी किया जाता है। किस चीज़ की? ऑफ नेचुरल ड्रग्स। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है नेचुरल ड्रग्स। तो दूसरी फील्ड में और फार्माकोग्नोसी में डिफरेंस ये है कि फार्माकोग्नोसी आपको क्या बताती है, रिसोर्सेज बताती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेचुरल ड्रग्स की कैटेगरी में हमारे पास दो तीन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट जो हमारे पास नेचर में जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, प्लांट किंगडम। जो हमारे पास ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, जो भी प्लांट फैमिली है, वो बिग सोर्स है नेचुरल ड्रग्स का। और आपकी इवन जितनी भी सिंथेटिक ड्रग हैं जो अभी एलोपैथिक सिस्टम में यूज़ हो रही हैं, उसका कोई ना कोई रीजन तो है। वो इस तरीके से रैंडमली सिंथेसाइज नहीं हुई केमिकल से। फर्स्टली आपने क्या किया, नेचुरल से उसका कोई कंपाउंड उठाया किसी प्लांट के अंदर से, उसमें चेंजेस किया और फिर आपने क्या किया, उसको एलोपैथिक सिस्टम में यूज़ किया। तो नेचर आपको प्रोवाइड करती है, तो हम उन्हीं नेचुरल ड्रग्स को सबको स्टडी करते हैं और दूसरे सिस्टम को ये बताते हैं कि नेचर में कहाँ कहाँ पर आपको ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स मिल सकते हैं। नेचर में हमारे पास नेचुरल ड्रग्स का दूसरा सोर्स एनिमल भी होता है। बहुत सारे एनिमल्स की प्रोडक्ट ऐसी होती है जो आप ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हनी एक एग्जांपल है। हनी जो है उसके अंदर हीलिंग पावर होती है, तो वो नेचुरल ड्रग है, लेकिन कहाँ से ऑब्टेन होती है, हमारे पास एनिमल से ऑब्टेन होती है, एनिमल का एक प्रोडक्ट है। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स के हार्मोन्स को, जो कैटल्स वगैरह आपकी होती हैं, उनके हार्मोन्स या एंजाइम्स को भी प्रोसेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और एज अ सोर्स ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंजाइम्स या हार्मोन्स यूज़ किया जाता है। तो दूसरा हमारे पास सोर्स क्या आ गया नेचुरल ड्रग्स के अंदर, पहले प्लांट था, सेकंड हमारे पास क्या आ गया, एनिमल्स आ गया, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप यूज़ कर लें, जिनको डाइजेशन का मसला है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फार्माकोग्नोसी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये अप्लाइड साइंस है, क्योंकि ह्यूमन पे अप्लाई होती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, और डील करती है बायोलॉजिकल फीचर, क्योंकि सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट कैसा है, सबसे पहले हमने उसको सिलेक्ट करना है, रेंडमली कोई प्लांट नहीं उठाना। तो हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए वो प्लांट या एनिमल कैसा दिखता है, उसके क्या बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, बायोकेमिकल उसके अंदर कौन सा ऐसा कंपाउंड केमिकल है जो मेडिसिनल पावर रखता है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी कंप्लीट स्टडी। और साथ ही साथ कि वो मार्केट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, हो सकता है कि वो हमारे एरिया में अवेलेबल हो, कहाँ मार्केट होती है, उसकी कॉमर्स क्या है, आप रॉ मटेरियल लेना चाहेंगे तो कौन से मुल्क से रब्ता करेंगे। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिकल फीचर्स कहलाते हैं। नेचुरल ड्रग्स के मैंने आपको बता दिया, नेचुरल ड्रग्स के सोर्सेज जो है एनिमल और प्लांट्स हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत से सोर्सेज निकलते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, जो पहाड़ हैं, वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है किसका, मादनियात का। तो मिनरल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, हम मिनरल्स को भी बहुत सी मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। लाइक वहाँ से जिंक ऑब्टेन होता है, गोल्ड ऑब्टेन होता है, मेटल, नॉन मेटल, हर तरह के कंपाउंड डिफरेंट मेडिसिन सिस्टम के अंदर एज अ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जिंक हमारे पास नॉर्मली स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास मिनरल भी एक सोर्स आ गया, प्लांट आ गई, एनिमल आ गया, मिनरल आ गया, और इवन ये जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं किससे, बैक्टीरिया की प्रोडक्ट्स होती है ना, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, जो इतने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये भी सोर्स होंगे किसका, नेचुरल ड्रग्स का। तो हमारे पास जो डील करती है स्टडी फार्माकोग्नोसी की, अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में हुए कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कंप्लीट स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं, नेचुरल ड्रग्स की कर रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोकेमिकल, इकोनॉमिकल फीचर्स के हवाले से। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फार्माकोग्नोसिस और बताते हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनके अंदर मेडिसिनल पावर है, वो कहाँ अवेलेबल है, और आप उसको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू मेक मॉडर्न मेडिसिन। तो इस तरीके से अगर हम इसको समराइज़ करें तो फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ प्रूव ड्रग्स। यहाँ पर नेचुरल ड्रग्स की बात हुई थी, अब वो ड्रग्स हम डील करेंगे जो हम जिस पे काम करेंगे वो ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि अनप्रोसेस होंगी, उस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, फिजिकल रिएक्शन नहीं हुआ। क्या किया, अगर वो कोई प्लांट है, हमने उसका पार्ट कट किया, उसको सिर्फ ड्राई किया और उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उसका पाउडर बना लिया। अदरवाइज़ हमने इसको कोई भी प्रोसेस नहीं करना। तो हमारे पास ड्रग किस फॉर्म में होगी, एक्चुअल फॉर्म में होगी, ताकि हम उस पर कंप्लीट स्टडी कर सकें कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिनल पावर्स हैं। अगर हम उसको रिफाइन कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, तो हमें कंप्लीट नॉलेज ऑब्टेन नहीं होगी। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, कंप्लीट नॉलेज, टू एक्वायर कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ ड्रग। कैसी ड्रग, नेचुरल ड्रग्स। और कैसी क्रू ड्रग होनी चाहिए, अनप्रोसेस ड्रग होनी चाहिए, ताकि हमें जितनी भी उसके अंदर मेडिसिनल पावर्स हैं उसकी हम स्टडी कर सकें। दीज आर द, सही है।
तो स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और ये मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब उसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे और दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लेक्चर में जैसे प्रोसीड करेंगे वो आपको बताते जाएंगे। तो हेंस फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, एक ऐसी नेचुरल ड्रग जो कि अनप्रोसेस हो, कहाँ से ऑब्टेन हो, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, मिनरल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्योंकि हम क्रूड ड्रग की बात करें, अनप्रोसेस्ड ड्रग की बात करें, प्लांट फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फार्माकोग्नोसी लिटरली मीन्स नॉलेज ऑफ अ ड्रग और फार्मास्यूटिकल, कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन में यूज़ होती है, तो आप इसको फार्मास्यूटिकल्स भी कह सकते हैं। and has been a part of healing arts and science since the mankind first began to treat disease। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जब मैनकाइंड ने फर्स्ट टाइम फूड को यूज़ करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। उन्होंने चेक किया कि कौन कौन से ऐसे प्लांट और हर्ब्स ऐसी हैं जो पेन की कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, तो हमारी जो भी सफरिंग है, जो बीमारी है, वो हील अप हो जाती है। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इतनी ही ओल्ड है जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था पार्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को यूज़ करते थे एज अ फूड और एज अ ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर वेरियस पोशंस। पोशंस का मतलब ये है कि वो उसके डिफरेंट मिक्सचर बनाते थे, 3-4 प्लांट को लेके मिक्सचर उन्होंने बना लिया जो अब मिक्सचर फार्मुलेशंस कहलाता है। किस लिए यूज़ करते थे? टू एलिमिनेट द पेन, कंट्रोल सफरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिजीज़। सबसे पहले जो मेन सिम्टम किसी भी डिजीज़ का होता है वो पेन होता है, तो उनको क्या महसूस होता था? पेन। उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो क्या यूज़ करते थे? या तो सिंगल प्लांट यूज़ करते थे या उसका पोशन या मिक्सचर बना लेते थे, किसी भी वाटर में या किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन बना के उसको यूज़ करते थे, ताकि पेन जो है वो एलिमिनेट हो जाए, साथ साथ जो भी उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, स्किन की कोई कंडीशन है, जो भी चीज़ हो वो हील अप हो जाए और फाइनली आपकी डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाए। तो जो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी है वो अगर आप देखें तो अनऑफिशियली इतनी ही ओल्ड है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब ह्यूमन ने इसको कैसे सीखा? बाय ट्रायल एंड एरर। फर्स्ट टाइम उसने किसी चीज़ को, प्लांट को फूड समझ के यूज़ किया, लेकिन देखा कि वो टॉक्सिक साबित हुआ, किसी की डेथ हो गई या पॉइजनस इफेक्ट सामने आए, तो ग्रेजुअली उसको नॉलेज ऑब्टेन होती गई कि भाई ये वाले प्लांट आपने यूज़ करने हैं, इसको फूड के तौर पे यूज़ करना है, इसको आपने मेडिसिन के तौर पे लेना है, इससे पेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है या आपकी बीमारी कम हो जाती है, और ये वाले प्लांट ऐसे हैं जो आपने अवॉइड करने, क्योंकि ये टॉक्सिक है। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, उसने वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये नॉलेज पास होती गई और लोगों को ये नॉलेज ऑब्टेन होती चली गई कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसमें फूड वैल्यूज़ हैं जो आप यूज़ करेंगे, कौन से ऐसे हैं जिसको अवॉइड करेंगे क्योंकि वो पॉइजनस हैं या उनका टेस्ट और स्मेल इस काबिल नहीं है कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें, और जो डेंजरस हैं। तो फिर ये जनरेशन पास होती गई, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये प्री हिस्ट्री थी फार्मेसी की, फार्माकोग्नोसी की, बिफोर कंप्लीट सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेवलप हुई आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है बेबीलोनियन है, ये इराक के तरफ जो इनकी आबादी थी, बेबीलोनियन एक कौम थी, ये सिविलाइजेशन प्रेजेंट थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखना शुरू किया कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हीलिंग पावर होती है, और जब आप उसके पुराने खंडरात या उन सारी चीज़ों को, पुरानी बिल्डिंग्स को देखा गया, तो वहाँ उस ज़माने में पेपर्स नहीं होते थे, चाइना ने पेपर नहीं इन्वेंट किए थे, तो उन्हें मिट्टी से बने हुए टैबलेट टाइप के वो मिले, जो आप समझ लें ईंटें थी जिनके ऊपर इंग्रेव हुआ हुआ था या खुदाई हुई थी, और उसमें डिफरेंट सिंबल्स बने हुए थे कि ये प्लांट्स ऐसे हैं जिसको पोशंस को यूज़ किया जा रहा है, ये मिक्सचर ऐसे हैं। तो उनके पास जो फाइंडिंग हुई, जो पुरानी चीज़ें दरियाफ़ हुई जो मिट्टी के ऊपर खुदी हुई थी, उसमें ये दरियाफ़ा जो उसको क्ले टैबलेट्स कहते थे, उस वक्त बुक्स नहीं होती थी, वो क्ले टैबलेट्स होती थी। क्ले मीन्स मिट्टी, टैबलेट्स मीन्स के वो एक स्क्वायर सा बना लेते थे किताब की शक्ल का, और उस पर इंग्रेव करते थे, खोदते थे, राइटिंग अपनी लिखते थे। तो दिस राइटिंग इंडिकेटेड देयर अवेयरनेस अबाउट द मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ सर्टेन प्लांट्स। तो वहाँ से पता चला कि वो लोग कुछ प्लांट्स यूज़ करना शुरू हो गए। बेबीलोनियन के बाद थोड़ी बेहतर जो सिविलाइजेशन थी, जो ज़्यादा मॉडर्न थी, वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जो ओल्ड सिविलाइजेशन में, वो इजिप्शियन थी। इजिप्शियन की एक बुक थी पेपरस सेपरस विच वाज रिटन इन 1550 बीसी, 1550 बीसी बिफोर क्रिस्ट। ये लिखी गई किताब, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ थी, इसमें ह्यूमन एनाटमी की स्टडीज़ थी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी थी। आपने देखा होगा कि इजिप्शियन पिरामिड्स के अंदर से डिफरेंट ममीज़ मिली हैं,
तो इसका मतलब ये है कि वो डेड बॉडी की प्रिजर्वेशन की भी नॉलेज रखते थे, और उस वो डेड बॉडी को कैसे प्रिजर्व करते थे, वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर से प्रिजर्वेटिव्स ऐसे कंपाउंड निकालते थे जो उसको लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकें। तो उनके पास जो नॉलेज थी वो डेड एम्बेलमेंट कहलाती है। इसकी नॉलेज भी उस बुक में मौजूद है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके ज़रिए डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है, और मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी रिपोर्ट किया गया। इनकी बहुत सारी पेपर्स हैं ऑल दो, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन पेपरस एब्रस वाज द फर्स्ट बुक जिसमें कंप्लीट एनाटमी को, डेड एम्बेलमेंट के मेथड को, प्रिजर्वेशन को और मेडिसिनल प्लांट्स के इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांसमेंट आई, और ग्रीक एरा में हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आई। जो ग्रीक एरा था, जो यूनान था, उसमें 3-4 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन अभी तक हमारे काम आ रही है। फर्स्टली डायस्कोरॉइड। डायस्कोरॉइड जो था ग्रीक एक डॉक्टर था, उसने फर्स्ट टाइम अपनी किताब लिखी डी मटीरिया मेडिका इन 78 AD, जिसमें इसने 600 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जिसके अंदर मेडिसिनल पावर्स थी। और इनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टिल अभी तक यूज़ हो रहे हैं। एलो हमारे पास एक प्लांट है जो यूज़ होता है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, बेलाडोना भी यूज़ होता है, कॉल्चिकम है, ये हमारे पास आर्थराइटिस में यूज़ होता है, अगट है, हायोसाइमस है, ओपियम है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो डायस्कोरॉइड ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की थी, और स्टिल हम उसको क्या करते हैं, सिंगल फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में अपनी एलोपैथिक मेडिसिन में भी यूटिलाइज करते हैं। तो ग्रीक एरा का जो फर्स्ट साइंटिस्ट था ग्रेट साइंटिस्ट था, वो था डायस्कोरॉइड। सेकेंड साइंटिस्ट जो ग्रीक एरा का था वो गैलन था। इसका एरा था 131 to 200 AD। ये ग्रीक फार्मासिस्ट था, फिजिशियन था। उस ज़माने में फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन अलग नहीं होती थी, एक डॉक्टर खुद ही अपनी मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता था। तो एट द सेम टाइम उसके पास दोनों ये क्रेडिट्स थे कि ही वॉज अ फिजिशियन, डॉक्टर भी था, और साथ ही साथ वो ड्रग को डिस्पेंस करता था, फार्मासिस्ट का रोल भी प्ले करता था। गैलन की क्या ख़ास बात है, इसने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किए थे फार्मूलाज, फार्मूलेशंस जो अभी आप यूज़ करते हैं, सिरप, टैबलेट्स, पाउडर्स। तो फर्स्ट टाइम इसने मेथड यूज़ किया फॉर प्रिपेयरिंग फार्मूलाज, कि आप कैसे उसको फार्मूलेशंस को बनाएंगे। और इसने बहुत ज़्यादा डिवोटेडली काम किया, और अबाउट 20 बुक्स इसने राइट अप की ऑन डिफरेंट फार्मूलेशन। तो इसकी ट्रिब्यूट के तौर पर, इसकी कंट्रीब्यूशन की ट्रिब्यूट के तौर पर, फार्मेसी की एक ब्रांच को स्टिल क्लिनिकल फार्मेसी कहा जाता है, जिसमें आप डिफरेंट फार्मूलेशंस पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो गैलन वाज द सेकंड साइंटिस्ट, और इसका बहुत मेन कंट्रीब्यूशन था इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फार्मूलेशंस। एक कंप्लीट डोजेज फॉर्म किस तरीके से बनेगी, डिफरेंट मिक्सचर्स को आप किस तरीके से मिला के एक फार्मूला डिज़ाइन करते हैं किसी भी मेडिसिन का, कि इसमें एक्टिव कितना है, एक्सिपिएंट कितना है। तो डायस्कोराइड के बाद गैलन, क्लिनिकल फार्मेसी इसकी वो थी। तो हमने ये देखे दो साइंटिस्ट। देन हम देखेंगे रोल ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट। ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट का बहुत रोल है कंट्रीब्यूशन में। ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस में हमारे पास सबसे पहले जो है वो जोनाथन पेरेरा हैं। इसका एरा था 1804 से 1853, और ये फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट था और फर्स्ट टीचर था जिसने फर्स्ट टाइम फार्माकोग्नोसी की प्रॉपरली एजुकेशन दी थी ऑन फार्मास्यूटिकल बेसिस के ऊपर। और ये फाउंडर ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है जोनाथन पेरेरा को। फिर डैनियल हैनबर्ग है। डैनियल हैनबर्ग का जो एरा था वो 1825 टू 1875 था, और ये एक अप्लाइड फार्माकोग्नोसिस था। इसने क्लिनिकली ड्रग को देखा था, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट को स्टडी किया था ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसके मेडिसिनल प्लांट को रिपोर्ट किया था। अप्लाइड फार्माकोग्नोसिस वो होता है जो मेडिसिन को रिसर्च के थ्रू कंफर्म करे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था, प्रॉपरली इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स पे काम किया था, और ही वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग अप्लाइड फार्माकोग्नोसिस्ट। देन E.M. होम्स। इसका एरा 1843 से 1930 तक है। इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग अप्लाइड फार्माकोग्नोसिस था, और इसने किसी भी मेडिसिन की, मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर बहुत काम किया, कि इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसके स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया। E.M. होम्स के बाद G.H. ग्रीनिश, टी वॉलिस, H.G. ग्रेनिश जो है 1855 टू 1933, और टी वॉलिस 1876 टू 1973। दे वर कंसिडर्ड एज पिलर ऑफ फार्माकोग्नोसी। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम
इंट्रोड्यूस करवाई थी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब आप माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी का उन्होंने पार्ट बनाया था फार्माकोग्नोसी का। क्या रीज़न था? बहुत सारी ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती हैं जो पाउडर की फॉर्म में होती हैं, और हमारे पास हमारी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में ये प्रैक्टिस होती है कि वो मुनाफे के लिए क्या करते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये शो किया था कि जब भी आपके पास पाउडर ड्रग है तो आप उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, क्योंकि एक ड्रग के फीचर जब माइक्रोस्कोप में देखें तो वो एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। अगर इसमें किसी और हर्ब की मिलावट कर दी हो तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी से आपको पता चल जाता है कि ड्रग आपकी प्योर है या इसके अंदर कोई किसी दूसरी ड्रग की मिलावट है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की ताकि उसमें से जो भी मिलावट है, यहाँ पर अडल्ट्रेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, उसके अंदर से जो भी मिलावट है उसको डिटरमिन किया जा सके, और अगर मिलावट ना हो तो ड्रग पास होगी, अगर उसके अंदर मिलावट है तो ड्रग को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ रोल हैं ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट के। चले बेटा, आप कुछ फील्ड्स पे आ जाते हैं। फार्माकोग्नोसी कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया था ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताती है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, ऑल फील्ड ऑफ मेडिसिन को बताती है कि कहाँ कहाँ से आपको ड्रग्स मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट जो हमारी फील्ड होती है फार्माकोग्नोसी में, वो ड्रग डिस्कवरी होती है। फर्स्ट टाइम वो डिस्कवर करती है। तो ये बेसिकली ड्रग डिस्कवरी में स्टडी करती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, कि क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं एक ड्रग के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रग डिस्कवरी। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है फार्माकोग्नोसी का, कि हम नई नई ड्रग्स को बताएं कि नेचर के अंदर और कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेडिसिनल पावर है, और आप इसको रिफाइन करके प्रोसेस करके मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड और फार्माकोग्नोसी इज ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी को अप्रोच किया जाता है, लोग कहते हैं नए मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी के लिए हम नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं, तो वो आपको पहले से रिसर्च करके बता देती है कि ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो आपकी डिजीज़ है वो आपको क्योर करने के लिए ये प्लांट मिल जाएंगे। तो दैट्स ड्रग डिस्कवरी। देन हमारे पास एनालिटिकल मेथड होते हैं। अब जब हम किसी भी ड्रग को डिस्कवर करते हैं तो किसी मेथड से उसको टेस्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पीएच करने जाते हैं तो 1% सोल्यूशन बनाते हैं। आपने टेस्ट किए होंगे फार्मास्यूटिक्स में, डिफरेंट लैब्स के अंदर केमिकल टेस्ट किए होंगे, तो कोई ना कोई मेथड बना हुआ है ना, आप उसके थ्रू मेल्टिंग पॉइंट आपको इस तरीके से चेक करना है, इस इंस्ट्रूमेंट पे चेक करना है। तो उन मेथड को भी आपने डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है मेथड, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट। अब एक मेडिसिन है, उसको चेक करना है किसी मेथड से, पीएच को चेक करना है, उसका 1% सोल्यूशन बना के करना है, 2% बना के करना है, कितनी पीएच रेंज होनी चाहिए। जैसे वाटर की आप कहते हैं न्यूट्रल है, तो फर्स्ट टाइम किसी ने चेक किया और आपको रेंज सेट करके बताई। इसी तरीके से नई ड्रग पे काम करेंगे तो उनके मेथड को आप चेक करेंगे, मेथड को पहले डेवलप करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे कि जी हमने इतने % सोल्यूशन बनाया था, उसकी पीएच रेंज जो होती है वो 1 से 2 आई है। अगर आपकी ड्रग 1 से 2 में लाई करती है, आप ये क्लेम कर रहे हैं ये ड्रग है, तो आपकी उसकी मस्ट पीएच 1 से 2 होनी चाहिए। अगर इससे आउट होगी तो ड्रग रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये मेथड जो है बेसिकली ये भी एक पार्ट होते हैं। फार्माकोग्नोसी इन मेथड को भी डेवलप करती है कि किस तरीके से आप उस ड्रग को टेस्ट करेंगे लेबॉर्ट्री के अंदर। तो द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ एनालिटिकल मेथड फॉर क्वालिटी कंट्रोल कहलाते हैं ये टेस्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी डेवलप करना फार्माकोग्नोसी का काम होता है। देन हमारे पास हम स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल रेमेडीज़। जब हमें ड्रग डिस्कवरी की तरफ जाना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दुनिया की पुरानी जो भी कल्चर्स हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक हिस्ट्री ऑफ सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन होती है। आप अफ्रीकन में कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ हो सकता है बहुत से ऐसे प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़माने से, जो कि बहुत सेफ़ कंसिडर किए जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमें एक पुराना प्रीवियस उसका डेटा तो मिल जाता है कि इस एरिया में ये चीज़ रिपोर्ट होती है। तो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए, वही लीड करते हैं टुवर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकन है, चाइनीज़ है, उन सारी चीज़ों को अप्रोच करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन कौन सी हर्ब्स पर उन्होंने काम किया, उनके एरिया में कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि यूज़ हो रही है। ट्रेडिशनल की कॉमन एग्जांपल जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है वो हिकमत है। हिकमत में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत बेनिफिशियल भी हैं, फ़ायदे भी दे रही हैं, उन पर रिसर्च नहीं हुई। तो हम वो हिकमत की मेडिसिन को रिपोर्ट कर सकते हैं रिसर्च की तरफ, उस पर काम करके कि फ़र्दर आप इसको लेकर जाएँ, इसको मज़ीद टेस्ट करें और इसको नए सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूटिलाइज़ करें। तो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ भी हमारे एक फील्ड होती है जिसमें हम उसको देखते हैं फॉर द सेक ऑफ ड्रग डिस्कवरी। देन हमारे पास स्पीशीज़ वेरिफिकेशन होती है। जब हम प्लांट की बात कर रहे होते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन एंड स्पीशी वेरिफिकेशन ऑफ मेडिसिन और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप किसी प्लांट की तरफ डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं,
आप देखते हैं एक प्लांट की फैमिली के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, आपने बॉटनी पढ़ी होगी। तो अगर एक स्पीशी में कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है कि पेन किलर है, ठीक है, तो हो सकता है कि दूसरी स्पीशी के अंदर ये पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो जब भी आपके पास मेडिसिन आए तो उस बज़ाहिर शक्ल हो सकता है सिमिलर हो, क्योंकि स्पीशीज़ एक ही फैमिली की होगी, लेकिन आपने उसको चेक करना है, स्पीशीज़ को वेरीफाई करना है कि आपको रिक्वायर्ड ये थी, ऑफिसियलिस थी, और आपको किसी ने कोई दूसरी स्पीशी ला कर दे दी है। क्योंकि अगर आप दूसरी स्पीशी लेंगे तो उसकी मेडिसिनल पावर चेंज हो जाएगी, या तो उसकी एक्टिविटी प्रेजेंट भी होगी तो बहुत कम होगी। तो हमेशा जब भी कोई प्लांट आता है तो हम उसकी स्पीशी को वेरीफाई करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड प्लांट था वो यही है, अदरवाइज हमारी जितनी भी रिसर्च होगी वो बेकार हो जाएगी, अगर आपका प्लांट जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसको आप वेरीफाई ना करें, आइडेंटिफाई ना करें। तो दिस इज़ द वेरी वाइटल स्टेप इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन। आपने देखना है ख़ास स्पीशी पे जो उस एरिया में यूज़ हो रही है जिस पे आप काम करना चाहें। ये बोटेनिकल फीचर्स के थ्रू स्पीशी वेरिफिकेशन होती है, बॉटनिस्ट भी इसको करते हैं, आप भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड अवेलेबल होते हैं कि आपका मॉर्फोलॉजिकल प्लांट का फीचर क्या होगा, बज़ाहिर वो कैसा दिखता होगा, उसके लीव्स कैसे होंगे, फ्लावर कैसा होगा, या अगर आप उसको कट करें, सेक्शन कटिंग करें तो माइक्रोस्कोप में उसके सेल के या टिश्यू के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उससे आप कंफर्म करेंगे कि आपका जो भी प्लांट दिया गया है वो आपकी रिक्वायर्ड स्पीशी है या नहीं। तो बेसिकली ये भी डील करती है फार्माकोग्नोसी। देन हमारे पास एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं जो उगाते हैं, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए हैं, शहर ज़्यादा बन गए, फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं, कल्टीवेशन कम हो गई है, तो स्टिल हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थी वो हमारे पास डेफिशिएंट कम हो गई। तो हम क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट को भी ग्रो करते हैं, और हमारी कोशिश ऐसी होती है कि हम मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करें तो मेडिसिनल पावर उसकी लॉस ना हो। तो हम केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड वो कंपाउंड होते हैं जो कीड़े मार दवाएं जो स्प्रे की जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास नेचुरल ओरिजिन की हो ताकि वो हार्म ना पहुंचाए। तो हम बताते हैं कि नेचर के अंदर कौन से ऐसे प्लांट्स ऐसे हैं जो जो आप नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कीड़े मार दवा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल तो आपको पता है कि वो पॉइजनस हो जाती है अगर प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर ले। दैट्स वाई हमारे पास एग्रीकल्चर में भी डीलिंग होती है, हम एग्रीकल्चर कंडीशन भी बताते हैं मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी हमारे पास दवाएं हैं जिसके थ्रू आप उसको इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से, किसी इंसेक्ट के अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रे की सूरत में। देन फार्माकोग्नोसी यहाँ तक नहीं रहती, वो कुछ नोवेल फूड्स पे भी इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो नोवेल फूड के में कंसिडर होते हैं, जो आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स कहलाते हैं, गार्लिक कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड सप्लीमेंट होते हैं ताकि जो फूड की डेफिशिएंसी है उसको कवर की जा सके, तो उसको भी डील करती है, उसके बारे में भी उसकी स्टडी करके आपको बताती है। और साथ ही साथ कंज्यूमर आइटम्स, आजकल आपने सुना होगा हर चीज़ के ऊपर एक हर्बल का टैग लगा होता है, हर्बल शैम्पू। कंज्यूमर आइटम्स क्या होते हैं, आपके शैम्पू, सोप्स, ये सारी चीज़ें। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्प्रेस, शैम्पू, सोप जो कि हर्बल होते हैं, वो स्टडी भी फार्माकोग्नोसी करती है, उसकी रिसर्च भी फार्माकोग्नोसी में होती है कि एक हर्बल प्रिपरेशन, नेचुरल प्रिपरेशन लेकर जा रहे हैं, और वो कोई लोशन, वो शैम्पू है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई क्लीनिंग एजेंट है, तो वो उस पर भी रिसर्च बेसिकली फार्माकोग्नोसी का काम होता है। देन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी आजकल यही आ रहा है, नेचुरल कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स जो नेचुरल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं वो स्टडी भी हमारे पास होती है। अगर आप कोई क्रीम बनाना चाह रहे हैं, कोई लोशन बनाना चाह रहे हैं हर्बल ओरिजिन का स्किन की बेटरमेंट के लिए, तो कॉस्मेटिक की फील्ड में भी फार्माकोग्नोसी नेचुरल कंपाउंड की फॉर्म में अपना रोल प्ले करती है। तो नेचुरल कंपाउंड जब आप बनाएंगे, हर्बल कॉस्मेटिक जब आप बनाएंगे, तो कौन आपको रिसर्च करके देगा, फार्माकोग्नोसिस। देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन अब एडवांस टेक्निक है, प्लांट के अंदर जीन्स में चेंज की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास जो यील्ड है वो बढ़ जाए, तो हमारे पास जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट अंदर है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। तो द स्टडी मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर द पर्पस ऑफ एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल कंपाउंड। अगर फॉर एग्जांपल एक नेचर में हमारे पास जो चीज़ नॉर्मल कंडीशन में ग्रो हो रही है वो 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पैदा करती है, सही है, 10 ग्राम चाय है आपकी, वो 10 ग्राम कैफ़ीन आपको देती है। फॉर एग्जांपल टी लीव्स का जब आप 10 kg लेते हैं तो 10 ग्राम उसके अंदर से कैफ़ीन निकलती है। मैं बहुत अंदाज़न एक एस्टिमेशन बता रही हूँ, दिस इज़ द एग्जांपल। लेकिन अगर आप उसकी जीन्स में चेंजेस कर दें तो माइट भी पॉसिबल वो 20 ग्राम हो जाए।
डबल क्वांटिटी हो जाए, माइट भी पॉसिबल 100 ग्राम हो जाए। तो जब आप उसमें रिएक्शन में चेंज करते हैं, जेनेटिक में चेंज करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसको भी स्टडी करती है कि मेडिसिनल प्लांट में किस तरीके से ऐसे चेंजेस करें उसकी जीन्स के अंदर कि जो हमारा प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, प्लांट की क्वांटिटी कम कंज्यूम हो लेकिन हमारा रिक्वायर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा ऑब्टेन हो जाए। तो दैट्स वाई जेनेटिक मॉडिफिकेशन की स्टडी भी इंक्लूडेड होती है फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी में। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। दिस इज़ नॉट कन्फाइंड कि मैं आपको बता दूं बस यहाँ तक टैबलेट बनाने में इस्तेमाल होती है। नेचुरल प्रोडक्ट जहाँ से शुरू होती है आखिर तक ह्यूमन तक यूज़ होती हुई चली जाती है, तो वहाँ तक फार्माकोग्नोसी का रोल होता है कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ से आइडेंटिफाई हुई, कैसे वो टेस्ट हुई, कैसे उसकी मेडिसिन फार्माकोलॉजी आपने डिटरमिन की, कौन से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टेस्ट लगे उसको टेस्ट किया गया, और कैसे वो ह्यूमन पे अप्लाई हुई। तो आप ये कह सकते हैं ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जो कंप्लीट नॉलेज रखती है ऑल द फील्ड को। इसका कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है टू ऑल फील्ड ऑफ फार्मेसी। नाउ स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट टाइम इसको डिलीवर किया था एक साइंटिस्ट था फ्लाकिगर ने। उसने फर्स्ट टाइम इसके स्कोप को डिफाइन किया जो कि इन सारी चीज़ों को कवर करता है जो मैंने अभी आपको बताई। फार्माकोग्नोसी इज़ द साइमल्टेनियस एप्लीकेशन, साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं ऑफ वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। तो मैंने आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी के अंदर बॉटनी की बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन से लेकर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिक्स सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो द फार्माकोग्नोसी इज़ अ साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ वेरियस साइंटिफिक फील्ड, इवन नॉन फार्मेसी की भी फील्ड आ जाती है, बॉटनी भी आ जाती है हमारे पास। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, क्या पर्पज़ होता है हमारा? टू गेट नॉलेज ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। हम हर तरह से उसकी नॉलेज ऑब्टेन करना चाहते हैं ताकि हम रिसर्च के लिए इसको रिपोर्ट कर सकें। तो हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी नेचुरल ड्रग को स्टडी करते हैं, हम किसी और को एड्रेस नहीं कर देते, हम खुद ही इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं और हम एक नए प्लांट को लेकर हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। अब इन अ ब्रॉडर सेंस फार्माकोग्नोसी एम्ब्रेसेस का मतलब ये है कि एब्जॉर्ब कर लेना, जस्ट कर लेना, अपने साथ शामिल कर लेना नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई हिस्ट्री में कहाँ यूज़ हो रही थी ट्रेडिशनल मेडिसिन में, किसी एरिया में, चाइना में, बहुत सारी में। तो हम हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं किसी मेडिसिन की। तो ये हमें एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है कि हमने इस एरिया में जाना है और इसकी हिस्ट्री है कि यहाँ पे इसको पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, वो मुल्क के कौन कौन से एरियाज़ में है, वर्ल्ड वाइड वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या मैं चाइना जाऊँ उसको लेने के लिए, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ वहाँ पर प्रेजेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी पड़ती है, हम कहाँ से ड्रग को मंगवाएं। कल्टीवेशन, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास नेचुरली वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? कल्टीवेशन पे। हम क्या करते हैं? फसल उसकी उगाते हैं मेडिसिनल प्लांट की। देन जब वो तैयार हो जाती है तो हम कलेक्शन कौन से सीज़न में करें, किस सीज़न में उसके अंदर इंग्रेडिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हों। ठीक है। तो जिस तरह से आप फसलों में देखते हैं कि कुछ कोल्ड सीज़न की फसलें होती हैं, कुछ विंटर की होती हैं, कुछ समर की होती हैं, उसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, रबी और ख़रीफ की फसलें शायद कहते हैं। तो इसी तरीके से जो आपके मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको भी कलेक्शन का एक प्रॉपर टाइम, एक सिस्टम होता है किस वक्त में आप उसको ऑब्टेन करें कि जब मेडिसिनल प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दवा की क्वांटिटी मौजूद हो। तो इसकी कलेक्शन को भी हम स्टडी करते हैं प्रॉपरली, सिलेक्शन को भी कि हम कौन सी स्पीशी को सिलेक्ट करें जिसमें हमें मैक्सिमम इफेक्ट आए। देन उसकी प्रिपरेशन तैयारी की जाती है, कैसे ड्रग तैयार होगी, पाउडर की फॉर्म में होगी, सिरप की फॉर्म में होगी। कॉमर्स, फिर रॉ मटेरियल को हम कहाँ से ऑब्टेन करें, कहाँ अवेलेबल है। फिर जाके वो क्वालिटी कंट्रोल में चला जाता है, कोई भी नई चीज़ आती है उसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करता है। उसकी सबसे पहले वो आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये वही स्पीशी है या नहीं। देन इवेलुएशन डिफरेंट टेस्ट करता है, पीएच हो गई, अगर लॉस लिक्विड है तो पीएच हो गई, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। अगर आपके पास कोई फिज़िकल टेस्ट है इवेलुएशन में, जैसे पीएच हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये सारे टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं और क्वांटिटी के लिए डिफरेंट केमिकल एनालिसिस की जाती है। देन हमारे पास प्रिजर्वेशन है कि अगर आपने टेस्ट कर लिया, वो ड्रग पास हो गई, तो आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, क्या कंडीशन है, कोल्ड में करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, प्रिजर्वेशन को भी स्टडी करेंगे। एंड देन यूज़ ऑफ ड्रग, आप किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड यूज़ ऑफ ड्रग इकोनॉमिक सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो हम डील करते हैं उन कंपाउंड्स को जो डील करते हैं हेल्थ से, चाहे वो ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए हो या एनिमल मेडिसिन के अंदर।
तो इस तरीके से जनाब स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी है, तो ये एक्वायर करती है कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. You can apply all the field of sciences in order to identify those plant, in order to research on those plant and prove the medicinal effect which is present in a particular species. So this is a very vast field. Gradually we will study, then we will show you. हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसको स्टडी करते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे, चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली क्या है. अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये नेचुरल ड्रग्स पे स्टडी की करती है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करती है. ये एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, इसमें कंप्लीट नॉलेज होती है हिस्ट्री से लेकर उसकी क्लिनिकल इफेक्ट्स तक. थैंक यू सो मच.